कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था राज्यसभा की विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, और आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, विविध शक्तियां और विशेष अधिकार। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ सके, मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, है ना। आइए तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। सबसे पहले प्रश्न बनता है कार्यपालिका। कार्यपालिका किसे कहते हैं? देखो, कार्यपालिका किसी देश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कार्यपालिका करती है ना। यानी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका करती है। दूसरी बात यहां पर क्या आ रही है कि कार्यपालिका नीति संबंधी, कोई भी देश में नीतियां बनाई जाती है, कोई योजनाएं बनाई जाती है, तो नीति संबंधी निर्णय लेने का कार्य भी कौन करती है? नीति संबंधी निर्णय लेने का कार्य भी कार्यपालिका ही करती है। अब कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो आज आप देख लो कि हमारे देश में संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, ये सब के सब इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ बात एक चीज जो मैं और बताता हूँ, आपने 8वीं 9वीं की किताबों में पढ़ा होगा, जैसे कि राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के पास में नाम मात्र की शक्तियां होती है ना। और उसी प्रकार आपको पता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रमुख होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, सहायता के लिए, परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, है ना। और बाकी कुछ शक्तियां ऐसी है जिसके अंदर राष्ट्रपति स्वयं विवेक का भी प्रयोग करता है। तो अब देखो, अपन आगे पढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे हैं राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, उसका अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखो, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात की गई है तो भारतीय संविधान में अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, यानी उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था की गई है। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 75(3) है उसमें कहा गया है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद आपको पता है सामूहिक रूप से जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अपने को बस इतना सा ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना। हमारे भारत देश में भी आपको पता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? हमारे भारत देश में भी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अगर मान लो कोई भी मंत्री हो, है ना, मंत्री चाहे किसी भी सदन का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, वो आपको पता है कि वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा। अब देखो, यहाँ एक प्रश्न बनता है, जैसे भी आप सोच रहे होंगे, जैसे मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद किसे कहते हैं? मंत्री परिषद आपको पता है कि मंत्रिमंडल से बड़ा होता है, और मंत्रिमंडल जो है ना वो मंत्री परिषद का ही एक भाग है। मंत्री परिषद में आपको पता है कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस चीज का अपने को, मतलब कि मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर बात मंत्री परिषद की आई है ना, तो मंत्री परिषद की जो बैठक होती है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्री परिषद में जो इनकी सदस्य संख्या है वो आप देख सकते हो कि 50 से लेकर के 70 तक हो सकते हैं। 50 से लेकर के 70 तक इनकी संख्या हो सकती है। प्रधानमंत्री चाहे तो इनकी संख्या को बढ़ा सकती है, प्रधानमंत्री चाहे तो इनकी संख्या को घटा सकती है, और है ना। तो अब देखो, यहाँ मंत्रिमंडल की बात आई है, तो मंत्रिमंडल मैंने आपको बताया कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का एक भाग होता है। अब अपन आगे पढ़ते हैं इसके अंदर, जो अपन राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां पढ़ रहे हैं। देखो, राज्यसभा के जो सदस्य है ना, यानी जैसे अपन ने राज्यों में पढ़ा था कि राज्य में कौन होता है? राज्य में एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक होते हैं। वैसे आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा में सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा की जो सदस्य हैं वो मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में, यानी जो भी मंत्री है, जो मंत्री जिस विभाग का है, जैसे कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, रेल विभाग, परिवहन विभाग, तो जिस मंत्री को जो विभाग दिया गया है ना, जिस मंत्री को जो विभाग दिया गया है, उस विभाग के संबंध में राज्यसभा के सदस्य उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं
उनकी आलोचना कर सकते हैं। आलोचना यानी उनकी कमियां निकाल सकते हैं, यानी अगर वो सही तरह से कार्य नहीं कर रहे है ना, या उनके कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा के सदस्य आपको पता है कि उनकी आलोचना कर सकते हैं। पर हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती है कि राज्यसभा के जो सदस्य है वो अविश्वास प्रस्ताव है ना, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रियों को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। ये अपने को ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ अविश्वास प्रस्ताव की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं। देखो, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आपको पता है कि विपक्ष की पार्टी के द्वारा लाई जाती है। विपक्ष, जैसे आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एक पक्ष अभी जो मौजूदा सरकार होती है, एक विपक्ष की पार्टी होती है, विपक्ष की सरकार होती है। तो विपक्ष की जो पार्टी होती है वो मौजूदा सरकार को गिराने के लिए, सरकार को कमजोर करने के लिए, सरकार को हराने के लिए, सरकार को हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, जिसके माध्यम से सरकार को आपको पता है या तो त्याग पत्र देना पड़ता है ना, और इसको ही अपन अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। यानी जो मौजूदा सरकार है उसका बहुमत गिर जाता है, और बहुमत गिरने के कारण आपको पता है कि है ना, उसका बहुमत गिरने के कारण उसको अपने पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र। अब देखो, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में होता क्या है। यदि मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है ना, मैंने अभी आपको बताया था, तो यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य ले लो आप, यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, जरूरी नहीं है सबके लिए, यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उस दशा में आपको पता है, उस परिस्थिति में है ना, उस परिस्थिति में संपूर्ण यानी कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को अपना क्या देना पड़ता है? अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। ये अपने को ध्यान रखना विशेष तौर से इंपॉर्टेंट है। अपनी किताब में नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और मान लो किसी भी कार्य के लिए, अगर मान लो मंत्रिपरिषद की बात आ रही है, तो किसी कार्य के लिए केवल एक ही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा। कोई भी, अगर मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री कोई कार्य करता है, तो किसी कार्य के लिए केवल एक मंत्री या मान लो वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, जबकि उस कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या होती है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद ही उत्तरदायी होगी। यानी उस कार्य के लिए केवल एक मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, उस कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं कि जो मंत्रिपरिषद है ना, वो एक इकाई के रूप में कार्य करती है। जैसे अपन ने छोटे क्लासों की किताबों में पढ़ा था कि संगठन में शक्ति है, तो ये मंत्रिपरिषद है, ये आपको पता है कि साथ साथ तैरते हैं तो साथ साथ डूबते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मंत्रिपरिषद में क्या होता है कि ये साथ साथ तैरते हैं तो साथ साथ डूबते हैं। अगर मंत्रिपरिषद में कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण यानी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ तैरते हैं तो साथ साथ ही क्या होते हैं? डूबते हैं। इसके लिए अपने को पता होना चाहिए। अब यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि ये जितने भी जो मंत्री होते हैं ना, सभी मंत्री एक दूसरे के कार्य के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया भी था कि जो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगर मान लो प्रधानमंत्री नहीं है तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? प्रधानमंत्री के द्वारा कोई ऐसे व्यक्ति को नामित किया गया जो वरिष्ठ मंत्री है, तो वो भी इसकी अध्यक्षता कर सकता है ना। दूसरी बात, एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर मान लो यदि कोई मंत्री है, मंत्रिपरिषद में कोई भी मंत्री है, अगर वो मंत्रिपरिषद के निर्णय से, मंत्रिपरिषद किसी भी विषय को लेकर के, विधेयक को लेकर के कोई निर्णय करती है, कोई भी विधेयक को लेकर निर्णय करती है, तो यदि कोई भी मंत्री है, तो मंत्रिपरिषद की जो कोई निर्णय लिए जाते हैं, यानी यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय से सहमत नहीं है, तो उसको मंत्रिपरिषद में रहने का कोई अधिकार नहीं। उस मंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी उस मंत्री को मंत्रिपरिषद के जो निर्णय है उससे उसको सहमत होना पड़ेगा,
अगर वो सहमत नहीं होता है तो उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब देखो अपन आगे पढ़ते हैं कि राज्यसभा की विविध शक्तियां, है ना, विविध। देखो विविध शक्तियों की बात करें तो अपन ने लोकसभा की भी शक्तियां पढ़ी थी, है ना, तो सेम टू सेम वैसी ही शक्तियां हैं, है ना, सेम टू सेम वैसी शक्तियां हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं देखो कि इन ये जो शक्तियां हैं ना, इनका प्रयोग राज्यसभा जो है वो लोकसभा के साथ मिलकर करती है। राज्यसभा किसके साथ मिलकर करती है? लोकसभा के साथ मिलकर के करती है। अब जैसे मैं अब आपको बताता हूं कि राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, है ना, वो लोकसभा की तरह ही, यानी लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो भी और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो भी, दोनों मिलकर के आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था और ये लोकसभा की भी शक्तियों में पढ़ा था और ये राज्यसभा की भी शक्ति में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचन नीति अपन ने पढ़ा था। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नीत होगी, है ना। तो अब यहाँ यही बात आ रही है। अब देखो राज्यसभा की जो विविध शक्तियां, वो दूसरी जो शक्ति वो देखिए आप, कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। पढ़ा था ना अनुच्छेद 66 के अंदर कि लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो उपराष्ट्रपति का भी क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। ये भी अपन ने लोकसभा की शक्ति में पढ़ा था, याद करो अपन ने पढ़ा था। और तीसरी जो शक्ति है ना वो देखिए आप, तीसरी शक्ति है कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के, यानी संसद के दोनों सदन मिलकर के, लोकसभा प्लस राज्यसभा, संसद के दोनों सदन मिलकर के 2/3 बहुमत के माध्यम से, 2/3 बहुमत के माध्यम से क्या कर सकते हैं? ये आपको पता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। किसका प्रस्ताव पारित कर सकते हैं? महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, यानी उनको उनके पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। अगर मान लो 2/3 बहुमत से पारित हो चुका है तो उनको उनके पद से हटना ही पड़ेगा और 14 दिन पूर्व उनको सूचना देकर के उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके बारे में अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, याद हो तो। अगली जो महत्वपूर्ण शक्ति है ना वो देखिए आप विविध शक्तियों में, कि अगर मान लो आज देश के अंदर 1 महीने से अधिक अवधि के बीच, 1 महीने से अधिक समय तक, यानी 1 महीने से अधिक समय तक अगर देश में आपातकाल लागू करना है या आपातकाल लागू रखना है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना होगा? ऐसी परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों के 2/3 या विशेष बहुमत की क्या पड़ती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अगर देश में 1 महीने से अधिक समय तक क्या लगा के रखना है? आपातकाल लागू रखना है तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत का होना आवश्यक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अनुमोदन आवश्यक है, दोनों की स्वीकृति आवश्यक है और विशेष बहुमत होना अति आवश्यक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, ये अपन ने विविध शक्तियां पढ़ी है किसकी? राज्यसभा की। अब आगे अपन पढ़ते हैं राज्यसभा के विशेष अधिकार। अब ये विशेष अधिकार, इसका नाम विशेष अधिकारी क्यों रखा गया? यानी ऐसी शक्तियां जो लोकसभा को नहीं है पर राज्यसभा को है, यानी ऐसी शक्तियां जो राज्यसभा को है परंतु लोकसभा को नहीं है। अब देखो क्या है ये, जिनका प्रयोग, यानी इन शक्तियों का जो प्रयोग है वो केवल कौन करती है? इन शक्तियों का प्रयोग केवल राज्यसभा कर सकती है। अब देखो यहां बात आ रही है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249 है, अनुच्छेद 249 249 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा में जितनी भी जो सदस्य संख्या है, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से राज्य सूची में जो विषय दिए गए है ना, राज्य सूची के किसी विषय को, मतलब राज्य सूची का कोई भी विषय ले लो, जैसे विद्यार्थियों अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था ये संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, है ना। और भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों के वितरण का उसमें उल्लेख किया गया है, यानी कौन सी सरकार किस विषय के अंदर कानून बनाएगी। तो यहाँ राज्य सूची की बात आई है तो अपन ने पढ़ा था कि राज्य सूची में राज्य की पुलिस आती है या न्यायालय आते हैं, जिले के अस्पताल आते हैं, कृषि विभाग है, सिंचाई विभाग है ना, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो अब यहाँ बात क्या रही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राज्यसभा में जो कुल उपस्थित मतदाता है, जो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है, उसके 2/3 बहुमत के माध्यम से राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा क्या कर सकती है? राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है।
कौन सा विषय घोषित कर सकती है? राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। कौन कर सकती है? राज्यसभा। और राज्य सूची के विषय पर इससे क्या होगा? इससे क्या हो जाएगा? इससे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त हो जाता है। अब अपन ने पढ़ा था, अब राज्य सूची के अंदर कानून कौन बनाती है? राज्य सूची में आपको पता है कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को। पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के माध्यम से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इस राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने से क्या हो जाता है? इससे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो जाता है? कानून बनाने का अधिकार वो संसद को भी प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त हो जाता है? संसद को भी प्राप्त हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये विशेष अधिकार है, ये विशेष अधिकार लोकसभा को नहीं है। अब देखो अगला क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा जो है ना, वो आपको पता है कि अपने कुल सदस्य संख्या के यानी 2/3, अभी कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। तो कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के माध्यम से, 2/3 बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके क्या कर सकती है? जो हमारे देश के अंदर जो नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार किसको देती है? नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 2/3 बहुमत के माध्यम से, है ना, जो नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार किसको दे सकती है? केंद्र सरकार को दे सकती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अखिल भारतीय सेवाएं किसे कहते हैं? तो देखो, अखिल भारतीय अगर सेवाओं की बात आ रही है ना, तो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त की गई, यानी भारत सरकार के द्वारा नियुक्त की गई, मतलब कि जो सेवाएं हैं, भारत सरकार के द्वारा नियुक्त की गई जो सेवाएं हैं, है ना, या सेवाओं को मतलब कि संयुक्त रूप से भारत सरकार के द्वारा नियुक्त की गई जो सेवाएं हैं, है ना, उनको अपन अखिल भारतीय सेवाओं का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे उदाहरण के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा है या भारतीय वन सेवा है, ये इनके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय वन सेवा है ना, ये अति मतलब वो है महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, जैसे भारतीय पुलिस सेवा है ना, तो ये सब आपको पता है अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो इनके अंदर मतलब कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपको पता है कि वो राज्यसभा किसको दे देती है? वो राज्यसभा केंद्र सरकार को दे सकती है। ये अपने को ध्यान रखना है। और मतलब कि राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव, आपको पता है राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे, राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं कर दे, तब तक आपको पता है कि जो भारत सरकार है वो किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित नहीं कर सकती है। ये अपने को ध्यान रखना है। यानी राज्यसभा जब तक अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित नहीं कर देती है, तब तक आपको पता है कि केंद्र सरकार को अधिकार नहीं है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सके। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अखिल भारतीय सेवा का मतलब होता है कि भारत सरकार के द्वारा नियुक्त की गई, है ना, एक मतलब कि इसमें आप देख लो कि 3 सेवाएं होती है। जो मैं बताता हूं, 3 सेवाएं भी मैंने आपको बताई। तो तीनों जो सेवाएं हैं उनको संयुक्त रूप से अखिल भारतीय मतलब कि सेवाओं को नाम दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, ये सब आपको पता है इसी के ही भाग है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब देखो यहाँ मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की बात आई थी, तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि मंत्री परिषद बड़ा होता है, मंत्रिमंडल छोटा होता है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही एक भाग होता है। ये अपने को पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो अभी मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के आपको पता है कि जो निर्णय होते हैं ना, जैसे मंत्रिमंडल किसी विषय को लेकर के कोई निर्णय करता है, मंत्रिमंडल किसी विषय को लेकर के कोई निर्णय करता है, तो मंत्रिमंडल के निर्णय की कोई आलोचना नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल के निर्णय की कोई आलोचना नहीं कर सकता है। अगर मान लो मंत्रिमंडल का कोई मंत्री है, अगर वो उस निर्णय से सहमत नहीं है, तो आपको पता है कि उसको मंत्रिमंडल में रहने का या बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में अपन ने ये राज्यसभा की शक्तियां पढ़ी है, और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।